अगर टीवी चैनल्स ना होते, अगर अखबार ना होते और आपको पता ही ना लगता कि आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में क्या हो रहा है, उस राज्य में क्या हो रहा है, उस देश में क्या हो रहा है, उस दुनिया में क्या हो रहा है, इस किसी भी खबर से आप अनजान होते, आपको पता ही ना लगता कि आज किसके दाम बढ़े हैं, आज किसके दाम गिरे हैं। ये सब बड़ी आसानी से हो पाता है और आज जिंदगी की दिनचर्या बन गई है। शायद इसीलिए हमें इसकी महत्वता नहीं पता लग पाती है। इन सब के पीछे होते हैं पत्रकार, जिन्हें आप जनरली किसी सभाओं में, गलियों में घूमते देखते हैं, जो आपके बीच से ही खबर उठाकर आप तक पहुंचाते हैं। ये काम बड़ा पेचीदा है और जब ये और पेचीदा हो जाता है जब आपको उनसे सवाल करना होता है जो सत्ता में है, उनसे सवाल पूछना होता है जो लोग इस देश को, इस राज्य को, इस शहर को कंट्रोल करते हैं। ये कार्यशैली जब और पेचीदा हो जाती है जब आपको सवाल पूछने के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ये डर क्रिएट करना और इस डर के सहारे कई लोगों को चुप करना, ये समाज जब इस तरफ बढ़ता है तो डर लगने लगता है कि कल को क्या हो रहा है ये कैसे पता चलेगा अगर उन्हीं पर कार्यवाही होगी जो हम तक खबरें पहुंचा रहे हैं। आज कुछ ऐसी ही प्रतिभा, आज कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व को धारण करने वाले पत्रकार आज हमारे बीच हैं, जिनका नाम है प्रशांत कनौजिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बात करिए, हम खुद एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूँ, और लोग अपने अपने तरीके से इसे डिफाइन कर लेते हैं। मगर हम इन सब चीज़ों पे आएंगे, आराम से चर्चा करेंगे। मगर पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जन्म कहाँ से, आपने कहाँ पे जन्म लिया और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? चूँकि मैं बहुत साल से दिल्ली में रह रहा हूँ तो और बहुत लोगों को लगता है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, पर सच्चाई ये है कि मेरा जो जन्म हुआ था वो मुंबई में हुआ था। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि मेरी फैमिली बहुत पहले लगभग थर्ड जनरेशन में कहूँगा कि मुंबई में जाकर रहने लग गए थे। मतलब एक स्थायी स्थिरता तो कहूँगा कि पिताजी के ज़माने से आई, लेकिन मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर भी मुंबई आए थे कमाने। तो माइग्रेशन बहुत पहले से चलता रहा है, आज़ादी के पहले से चलता रहा है। तो हम लोग का जन्म वहीं हुआ, सारी पढ़ाई लिखाई वहीं हुई। और मुंबई में ऐसा भी नहीं कि जो फिल्मों में आप लोग देखते हैं ना कि फिल्मों में मुंबई का एक जो नज़ारा है वो तो नहीं था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट्स और वो जुहू बीच, बांद्रा, ये दिखता है। पर ये मुंबई का सिर्फ शायद 10 या 5% ही होगा। मुंबई अपने आप में एक बहुत बड़ा स्लम भी है। जैसे धारावी एक बहुत बड़ा स्लम है, कुर्ला एक बहुत बड़ा स्लम है, और हर शानदार इलाके जितने भी आप नाम सुनते हैं टीवी में, हर उसके पीछे एक स्लम है। और ये जितनी भी ऊंची ऊंची इमारतें आपको नज़र आती हैं, ये उन्हीं स्लम की लाशों पर बनी है या कुछ पुराने मीलों पर बनी है। जो पुराने मील्स हुआ करते थे मुंबई में, जिनको एक राजनीति के तहत ख़त्म किया गया, उनके यूनियन को ख़त्म किया गया, और उसके ऊपर जो पुरानी ये बड़ी बड़ी इमारतें हैं, आजकल तो मुंबई में 100 फ्लोर की, 120 फ्लोर की बिल्डिंगें बन रही हैं, तो वो सभी स्लम्स की और ये मील वर्करों की लाश पर बनी है। तो उसी तरह हम भी एक मुंबई के ही कुर्ला एक स्लम है, वहीं पैदा हुए। और बहुत लोग ताज्जुब मानते हैं कि क्या घर ऐसे होते हैं जैसे नॉर्थ के लोग आके चौंक जाते हैं, पर मेरा जो घर था मुंबई में, जहाँ मैं 22 साल की उम्र तक रहा हूँ, वो 10x8 का कमरा था। 10x8 का कमरा, 80 स्क्वायर फीट का कमरा, मुंबई के चौल में जो होता है, जिसमें मम्मी, पापा, मैं, भाई और मेरे चाचा भी रहते थे। जैसा कुछ हम रणवीर सिंह की फिल्म गली बॉय में देखते हैं, छोटा सा एक फिल्म तो प्रतिबिंब है ना समाज का। तो ऐसा नहीं कि फिल्म कुछ अलग दिखा रहा है, ठीक है, वो फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन आप देख रहे हैं वो अलग है, पर एक जनरल जो परसेप्शन फिल्म में चलता है वो एकदम वही है जो है समाज में। तो 7-8 10x8 का घर, उसी में किचन भी है, उसी में नहाने का भी इंतजाम है, और वॉशरूम तो 80-90 घर के लिए 4 वॉशरूम होता। और ये जो सुबह आपने देखा होगा, ये पेंट का डब्बा होता है ना, ये पेंट का डब्बा जब पेंट मार के खत्म हो जाता तो वो पेंट के डब्बे लोग शौचालय में नंबर के रूप में इस्तेमाल करते थे। उसके ऊपर उसका नाम, अपना नाम या अपना कुछ सिंबल बना देते थे, और वो सुबह आप देखेंगे तो सुबह 5 बजे से लंबी लाइन लगी होती थी। या आप सपनों के शहर की बात कर, ये सब, हाँ, सपनों के शहर में। पर यह है कि भले ही मुंबई में ये सब झेलने को मिल रहा था, हो सकता है बहुत सारे लोग झेलते होंगे, पर मुझे मुंबई को मैं अपनी माशूका की तरह मानता हूँ। और मुझे लगता है कि मुंबई से मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। किसी भी चीज़ से मैं अगर किसी प्रेम करता हूँ तो मुंबई से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने दिया बहुत कुछ।
आज आज जो भी कुछ है या फिर जो एटीट्यूड है या जो तेवर है वो मुंबई का तेवर है। और स्लम्स आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो स्लम में मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप इलाहाबाद चले जाएं या बिहार चले जाएं तो एक गरीब घर के बच्चे का एक सपना होता है या उसके माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा कैसे भी करके सरकारी नौकरी लग जाए, बीपीएससी मास्टर बन जाए, कहीं कुछ यूपीएससी निकाल ले। पर मुंबई के स्लम्स में ऐसा नहीं है। पढ़ाई का क्या रहता है वहाँ? पढ़ाई लोकल म्यूनसिपालिटी के जो स्कूल होते हैं, मेरा जो स्कूल था समता विद्या मंदिर, वो स्कूल खुद एक चौल में बना हुआ था। प्राइवेट था? प्राइवेट स्कूल था। हाँ, पर वो बेसिकली प्राइवेट नहीं था, उसमें वो बेसिकली मराठी मीडियम स्कूल था। अच्छा। और उसमें अंग्रेजी मीडियम प्राइवेट हुआ करता था बस। और वो खुद एक चौल में बना हुआ था, ऐसा नहीं था कि वो स्कूल कुछ ऐसे बड़ी इमारत थी। वो जिसने लिया था वो उसने शायद चौल के 10-12 कमरे खरीद लिए थे और उसी कमरों को उसने स्कूल का एक रूप दे दिया था। तो वो बहुत ही, और नाम का अंग्रेजी मीडियम स्कूल था वो। हमारे कोई टीचर कभी अंग्रेजी में नहीं बात करते थे। अच्छा। हाँ, कोई कुछ नहीं अंग्रेजी, सिर्फ किताबें अंग्रेजी की होती थी, बाकी ना कोई टीचर अंग्रेजी में बात करता था ना अंग्रेजी में पढ़ाता था, कुछ नहीं करता था। मन लगता था स्कूल जाने में, पढ़ने में? मतलब स्कूल तो बड़ा मेरे लिए, मुझे लगता है कि बहुत पेनफुल जर्नी रही मेरे लिए स्कूल। क्योंकि स्कूल जाना और मतलब जिस तरीके का स्कूल था वो, और जिस तरीके के परिप्रेक्ष्य से हम लोग आते थे, और अंग्रेजी मीडियम से पढ़ना है, तो मुझे तो नहीं पता, पर मुझे बहुत लोग बताते हैं कि जब मेरे पिताजी ने मेरे बड़े भाई और मुझे अंग्रेजी मीडियम में डाला तो हमारे ही मोहल्ले के बहुत सारे लोगों का रेजिस्टेंस था कि हम तो ठीक ठाक कमा रहे हैं और तुम 800 रुपये तनख्वाह पा रहे हैं। मेरे पिताजी की उस समय 800 रुपये तनख्वाह थी। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है ये शायद 91 की बात होगी। 800 रुपये शायद उनकी तनख्वाह थी। वो किसी एडवर्टीजमेंट एजेंसी में काम करते थे। तो रेजिस्टेंस होता था कि अरे अंग्रेजी मीडियम में क्यों डाल रहे हो। तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने के लिए खुद भी अंग्रेजी पढ़ा होना चाहिए माँ बाप को, जो कि है। आज आप प्राइवेट स्कूल में जाइए कि भले ही वो बेचारा मजदूर है, मेहनत कर रहा है, रिक्शा खींच रहा है, लेकिन वो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में नहीं पढ़ा सकता क्योंकि उसके माँ बाप का भी इंटरव्यू होगा। तो उसके माँ बाप अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो क्या उसकी गलती है क्या? हिंदी मीडियम में भी ये मुद्दा उठाया था। हिंदी मीडियम में तो चलिए आप अलग तरीके से देखते हैं, बिहेवियर देखते हैं कि माँ बाप का क्या स्टेटस है। हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूं। हाँ, हिंदी मीडियम भी जब वो अपने बच्चे का इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराना चाहते तो मना कर देते क्योंकि उनके पिताजी पढ़े लिखे नहीं होते। तो वैसी तो वो है आप। और मुझे लगता है कि वो लोगों ने देखा हुआ था, तो शायद मेरे पिताजी को उस तरह, लेकिन मेरे पिताजी का हमेशा ये मानना था कि एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो आपको हर नर्क से बाहर निकाल सकता है, हर नर्क से। मतलब दुनिया का ऐसा कोई भी डाउनफॉल नहीं है जिससे आप निकल नहीं सकते, वो एक मात्र शिक्षा है। तो इसलिए वो हमेशा फोकस रहे, उन्होंने सुना नहीं, भेजा। ठीक है, कैसे कैसे हम लोग ने अंग्रेजी मीडियम, तो वो क्या था, अब जाके हम लोग अंग्रेजी बोलने लग गए। वो 8-10 साल के बाद थोड़ा सा, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो अंग्रेजी भी सीखने का एक नया तरीका था कि जिसकी वजह से अंग्रेजी सीख पाए हम लोग। उस समय चौल में से या स्लम में से एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाना कुछ दिक्कत भरा था? देखिए, अंग्रेजी मीडियम में जाते तो बहुत लोग थे, पर जिस दर्जे का स्कूल में हम लोग जाते थे वो नाम मात्र का अंग्रेजी स्कूल था। जैसे आजकल गांव में आप देखोगे अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुल गए, लेकिन उनमें कोई वो स्टैंडर्ड नहीं है ना, कि वो उस क्लास का टीचर नहीं है जो आपको अंग्रेजी में पढ़ा रहा है। वो ठीक है, आपकी डिग्री अंग्रेजी में आ रही है बस, तो उतना ही फर्क था। तो स्कूल बड़ा मेरे लिए बड़ा पेनफुल जर्नी रहा। स्कूल में मैं बुली भी बहुत हुआ हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बुली बहुत होता था, लोग मुझे पीट भी देते थे और टिफिन भी छीन लेते थे, पैसा भी गुस्सा नहीं आता था? आता था, पर करेंगे क्या, पिटाई हो सकती है। क्योंकि घर से समझा के भेजा गया है ना कि आपको पढ़ना है, आपको उलझना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो होता था। और मैं मतलब मुंबई जैसे शहर में भी कास्टिज्म को मैंने झेला स्कूल में, तो वो मेरे लिए एक बड़ा पेनफुल था। लेकिन उस समय मुझे समझ नहीं आता था, मुझे लगता है कि ये तो जनरल बात, नॉर्मल बातें होंगी। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ों ने स्ट्रांग बनाने में बहुत मदद की। लोग कहते हैं कि जो शिक्षा है वो भेदभाव खत्म करती है, पर जब यही भेदभाव शिक्षा के मंदिर में होने लगता है तो पीड़ा ज्यादा देता है। देखिए, लोगों का धारणा गलत है शिक्षा को लेके। लोग समझते हैं स्कूलों में शिक्षा मिलती है, स्कूलों में लिटरेसी रेट मिलता है आपको। शायद माइनर सा डिफरेंस है जो लोग समझ, बहुत बारीक डिफरेंस है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एजुकेटेड होना और लिटरेट होना, ये दो अलग बात है। बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। आपको भारत के अंदर 90% लोग लिटरेट मिल सकते हैं,
लेकिन आपको एजुकेटेड 10% भी मुश्किल से मिलेंगे। एजुकेटेड का मतलब मैं ये कहता हूँ, जब किसी को मैं एजुकेटेड कहता हूँ तो उसको मैं मानता हूँ कि उसने एक समाज की एक धारणा जो चली आ रही थी उसको पढ़कर चैलेंज किया और उसको बदलने का प्रयास किया। जैसे सती प्रथा है, चलती आ रही है, आप पढ़ लिख के भी उसे फॉलो कर रहे हैं तो आप एजुकेटेड नहीं हो सकते, आप लिटरेट हैं। एजुकेटेड तो मैं राजा राम मोहन रॉय को मानूंगा कि उन्होंने खड़े हुए, और उससे पहले क्या लोग नहीं पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे थे लेकिन उन्होंने विरोध किया। तो मुझे लगता है कि शिक्षा का मतलब है आपके अंदर क्यूरोसिटी पैदा करना। सती प्रथा तो बहुत पुरानी हो गई। अगर हम बात करेंगे दहेज प्रथा की तो 90% लोग आ जाएंगे इस एरिया में। 90% की बात नहीं करता हूँ मैं, दहेज के लिए अगर आप कैटेगराइज करेंगे तो दहेज मुझे लगता है 99% लोग दहेज लेते और हैं, मोस्ट एजुकेटेड और सोसाइटी सिर्फ एजुकेटेड लोग लेते हैं। गरीब क्या दहेज लेगा? आप बताइए, कोई मजदूरी कर रहा है बम्बई, कलकत्ता, बेंगलोर में, वो क्या बोलेगा हमको फॉर्च्यूनर चाहिए? वो कभी नहीं बोलेगा। वो तो यूपीएससी क्रैक करने के बाद उसका, और जो पीसीएस बन गया है, बीपीएससी में चला गया है। ये पकड़ुआ भैया क्या है बिहार में? पकड़ुआ भैया अभी आजकल आया बीपीएससी में, उठा रहा है लोगों को। क्या है ये? दहेज की तो दंश की वजह से लोग कर रहे हैं कि एक सरकारी मुलाजिम से अगर अपनी बिटिया की शादी करनी है तो 50 लाख रुपए का बजट रखना पड़ेगा। वो संभव नहीं है तो लोग पकड़ ले रहे हैं। हालांकि मैं उसको सही नहीं ठहरा रहा हूं, पर वो रेपकशन है, वो किसी का रिएक्शन है। अगर आप दहेज जैसी कुप्रथा को अगर खत्म कर दें, और मुझे लगता है कि मैं तो उस इंसान को इंसान ही नहीं समझता जिसको लगता है कि अरे आप पढ़ लिए हो, लिख लिए हो, आपको घर पे सोने के लिए बेड भी ससुराल से आना चाहिए, ठंडी हवा फेंकने वाला एसी भी ससुराल से आना चाहिए, गाड़ी भी ससुराल। तो फिर आप अपने अपने पैर पे क्या खड़े हो? फिर क्या बोलोगे दोस्तों में जाके कि गाड़ी ससुराल से आई है? बट जब दहेज लेना स्टैंडर्ड बन जाता है तो ये मतलब कैसी एजुकेशन है फिर? अब एक, अगर तुमने दहेज नहीं लिया या तुम्हें कम मिला है या तुमने छोड़ दिया है तो फिर स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है ना, और उसको मेजर करना। ये बहुत कमाल है कि हाँ, आजकल रिश्तेदार पटीदार के ना वो कंपटीशन चलता है दहेज का। दहेज एक कुप्रथा तो है लेकिन वो एक कंपटीशन का भी अब हिस्सा है। अगर आपके चाचा के लड़के, लोग इसको छोड़ नहीं पा रहे। अगर आपको कहीं 10 लाख रुपए दहेज मिल गया तो आपके चाचा या आपके चाचा के फलाने रिश्तेदार ने ये तय कर लिया कि मुझे तो 12 या 15 लेना ही। तो अब मेरे बड़े भाई हैं, एनएम कॉलेज से एमबीए किया और कॉर्पोरेट में एक अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं, लेकिन उन्होंने दहेज नहीं लिया। तो ये हंसी का मजाक बना पूरे समाज में, हमारे पटीदार रिश्तेदार में, कि अरे बड़ा बोलते थे हमारे बच्चे बड़े हैं, 1 रुपया नहीं मिला, और यहाँ पल्सर पा रहे हैं और वो अपाचे गाड़ी को लेकर लोग लहरा रहे हैं अपने गांव में। तो मुझे लगता है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूंगा, बट उनकी अभी एक स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो आई जो मैं कल ही देख रहा था शायद। तो उसका वो कहती है कि लड़के गोल्ड डिगर थोड़ी होते हैं, गोल्ड डिगर तो लड़कियां होती हैं, क्योंकि लड़के तो सीधे दहेज मांग लेते हैं। तो वो जो व्यंग था ना, वो वास्तविकता में चुभता है, क्योंकि एक बड़ी प्रजाति ने जिस तरीके से चीजों को वो खराब किया है। और शायद हम वही बात कर रहे हैं लिटरेसी और एजुकेशन की, तो ये एजुकेशन जब लगता है कि ये कौन सी एजुकेशन है जो तुम्हें बाहर नहीं आने दे रही है। एजुकेशन का मतलब है खुद को लिबरेट करना हर उस चीज से जो तुम्हें रोकती हैं आगे बढ़ने से या कुछ बड़ा बदलाव करने से। अगर एजुकेशन आपको लिबरेट नहीं कर रही है तो वो एजुकेशन नहीं है। मुझे लगता है मैं आज तक ये कभी नहीं कह सकता कि मेरे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमारे गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी हमें पढ़ाए, हमें, मेरा कभी करने का मन नहीं करता, क्योंकि मैंने क्लासरूम से ज्यादा क्लास के बाहर सीखा। तो जो मुझे, अगर जैसे मैं जेल में था तो जेल में अगर किसी कैदी ने मुझे 2 अच्छी बातें सिखा दी हो तो क्या वो गुरु की श्रेणी में नहीं आएगा? क्या उसे टाई लगा के या शर्ट पैंट पहन के स्कूल में आना पड़ेगा? तो ये जो है ना कि मेरे गुरु ने सिखाया है, गुरु, मुझे लगता है कि गुरु आपको एक स्टैंडर्ड तो सिखाता है कि भैया ये हुआ है इतिहास में, लेकिन उस सिखाने के साथ साथ वो एक क्यूरोसिटी भी पैदा करता है आपके अंदर कि आप सवाल पूछ सकें कि ऐसा नहीं तो ऐसा क्या। आप बहुत सारे ऐसे टीचर, आप सवाल पूछ लीजिए आउट ऑफ सिलेबस, वो आपसे नाराज हो जाएंगे, पीट भी सकते हैं। बात ईगो पे आ जाती है ना, ईगो पे आ जाती है कि अरे ऐसे कैसे पूछ लिया, कैसे पूछ लिया। तो मुझे लगता है शिक्षा आपको एक स्टेप आगे, मतलब इट्स ऑल अबाउट डिस्कवरिंग समथिंग। इट इज नॉट अबाउट कि जो लिखा है उसी को पढ़ लिया। जो लिखा है वो हमारे पिताजी भी पढ़ लिए, जो लिखा था हमारे भाई भी पढ़ लिए, हम भी पढ़ लिए, हमारे बच्चे भी पढ़ लेंगे। ये कोई थोड़ी ना शिक्षा, ये तो लिटरेसी है। शिक्षा का मतलब है उन्होंने कुछ पढ़ा और उसके आगे उन्होंने कुछ सोचा। जैसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ते हैं तो उससे इंस्पायर भी होना है ना, सिर्फ फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ लेना है। अगर हम फ्रीडम मूवमेंट को पढ़े या भगत सिंह को पढ़े, वही मैं एक दिन भगत सिंह को लोग मानते हैं, भगत सिंह की नहीं मानते। बिल्कुल, ये एक प्रॉब्लम तो है। मैं भी मानता हूँ। बिल्कुल,
और मुझे लगता है कि जिस तरीके से भगत सिंह जैसे कैरेक्टर है वो बताता है इंडिया का, अगर मैं कोई प्राइम एग्जांपल दिखाता हूँ कि लोग यहाँ पढ़ाई लिखाई से वास्ता कम रखते हैं, वो भगत सिंह है। भगत सिंह के इस देश के अंदर मुझे लगता है 140 करोड़ लोग फैन होंगे, अजात शत्रु बिल्कुल होंगे। आप किसी से भी पूरे भारत में निकलकर पूछ लीजिए, एक आपको आदमी नहीं मिलेगा भगत सिंह की बुराई करने वाला। मगर उनके विचारों पर नहीं चलना चाहते। हाँ, अब भगत सिंह का लोग आइडियलाइज क्या करते हैं, अब हमारे जो जेंजी क्राउड है या फिर हमारा जो आजकल का जो नया है, उसके लिए भगत सिंह का प्रतिमा क्या है, वो बॉबी देओल और अजय देवगन की फिल्म, वो उससे भगत सिंह को जानता है। जबकि और भगत सिंह को क्या जानता है कि भगत सिंह बहुत वायलेंट थे और असेंबली में बम फेंक दिया। ये भगत सिंह का 1% है। भगत सिंह बहुत अच्छे राइटर थे, भगत सिंह बहुत अच्छे ओरेटर थे, भगत सिंह बहुत अच्छे विचारक थे, भगत सिंह दूरदर्शी थे, भगत सिंह क्या लिखते थे, क्या पढ़ते थे, क्या बोलते थे, ये कोई जानने को तैयार नहीं। तो उसी से पता लगता है कि हम लोग बस एक पॉइंट लेके बैठ जाते हैं कि अब बम फेंका, अंग्रेजों पे बम फेंक दिया, बस हीरो है। उसके बाद भी उसने बहुत कुछ किया। मतलब मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग हूँ, मेरे लिए भी कुछ साल तक भगत सिंह सिर्फ अजय देवगन और बॉबी देओल की फिल्म ही रही है, जब तक हम नहीं पढ़ते। हाँ, लेजेंड ऑफ भगत सिंह जब आई हम लोग के लिए तो वही इंट्रोडक्शन था भगत सिंह का, क्योंकि किताब तो बहुत लेट आप जब एकेडमिक्स में आते हो तब आप डिटेल में जाते हो, लेकिन बेसिक जो नजरिया बना वो उसी से बना। और उसको फिर हम लोग ने समझा, मैं भी काफी साल तक भगत सिंह को, और पंजाब में मैं फैन भगत सिंह दा, ऐसे गाने भी बनते हैं बहुत सारे, लेकिन भगत सिंह मुझे लगता है बड़ी चीज है और बताता है कि इंडिया का भी आईक्यू बहुत कम है अपने ही लोगों को समझ पाने में। वो वास्तविकता है। आप नेहरू की कोई फोटो शेयर कर दिए, कुछ बोल दिए, फलाने की फोटो शेयर कर दिए, अरे ये तो ऐसा था। आप उनकी डायरी पढ़िए, आप उनकी किताबें पढ़िए। एक मेरे मित्र हैं, उनसे एक दिन मेरी बहस हो गई और बहस का मुद्दा था कि वो कहते हैं कि गांधी ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। तो मैं उन्हें समझाने लगा, नहीं समझ रहे थे। मैंने कहा ठीक है, आप एक बात बताइए, आप फ्रीडम फाइटर्स में से किसको हीरो मानते हैं? उन्होंने कहा भगत सिंह। मैंने कहा आपको पता है भगत सिंह जो रिवॉल्यूशन में जुड़े, उन्होंने खुद लिखा है कि सिर्फ एक ही कारण था, वो थे महात्मा गांधी, जिनकी वजह से वो इस रिवॉल्यूशन में उतरे। कहा जो आपका हीरो है वो उस हीरो की वजह से ही रिवॉल्यूशन में जुड़ता है, और आप कह रहे हैं महात्मा गांधी ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। तो कभी कभी मुझे लगता है कि लोग वो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना, उसको वास्तविकता समझ लेते हैं। वही प्रॉब्लम है ना, जैसे गांधी जी को लेकर क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, भगत सिंह को भी लेके क्रिटिसिज्म हो सकते हैं, कोई अंबेडकर को भी लेके हो सकते हैं, कि सबका, हर इंसान का क्रिटिसिज्म है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान यहाँ अनटचेबल है, क्या उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता। अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आप बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जहाँ पे एग्रीमेंट नहीं होगा आपका कि ठीक है। अब जैसे अम्बेडकराइट मूवमेंट में गांधी को लेकर एक नेगेटिव छवि है कि हम गांधी ये थे, गांधी वो थे, गांधी ये थे। ठीक है, गांधी ने हरिजन शब्द दिया, उसका मैं भी विरोध करता हूँ, लेकिन अगर कोई ये कहे कि अम्बेडकर गांधी के खिलाफ थे तो मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। मतलब डिसएग्री थे बहुत सारे मुद्दों पर। उन्होंने अम्बेडकर, मतलब गांधी का जितना क्रिटिसिज्म अम्बेडकर ने किया उतना किसी ने नहीं किया, उनके सामने किया समानांतर तरीके। आज कोई भी कर ले, खड़े होकर कहीं भी बोल दे गांधी के बारे में, पर उस समय गांधी जी बहुत बड़े नेता थे, बहुत, मतलब गांधी जी का विरोध कर कर आप सांस ले पाए, ये बहुत बड़ी बात थी। वो आदमी खड़ा होकर गांधी जी का खुला विरोध भी करता था और गांधी के बारे में वो बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी करते थे, और गांधी जी को कहते थे कि लोग इन्हें संत समझते हैं, मैं इन्हें संत नहीं समझता हूँ क्योंकि मैंने इनके असली दांत देखे हैं। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब गांधी पूना पैक्ट जब होने से पहले वो आंदोलन करते हैं, आमरण अनशन पे बैठते हैं, तो अम्बेडकर जाके नहीं रोकते हैं। अम्बेडकर चाहते तो गांधी को मर जाने देते और अपने कम्युनिटी को दिला देते सब कुछ। अब यही तो है कि प्रत्येक व्यक्ति के 100% विचारों से सहमत नहीं हो सकता, और ना ही उन पे प्रतिक्रिया उसके हिस्से में दे सकता है। आप अपने पिताजी से सहमत नहीं है तो क्या पिताजी को डिसोन थोड़ी ना कर देंगे? शायद बात कम समझ पाते हैं। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि डिसएग्रीमेंट अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है। मेरे पिताजी से चूंकि जनरेशनल गैप है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजों पे वो एग्री नहीं करेंगे मेरे तौर तरीकों से। आपके भी पिताजी शायद नहीं एग्री करेंगे आपके बहुत सारे तौर तरीकों से, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना आपसे आप दुश्मन है। इतिहास में आप दोनों को दुश्मन के रूप में दिखाया जाएगा, लोगों को बोला जाएगा उनके पिताजी का एक विचार था, बेटे का ये विचार था, और ये बहुत आम बात है। ठीक है, आएंगे अभी इस पे वापस आते हैं। तो आपकी जो 12वीं तक पढ़ाई थी वो स्लम के वहीं स्कूल में हुई? हाँ, स्लम के स्कूल में हुई। और दरअसल क्या होता है ना कि यहाँ लोग 12वीं तक स्कूल मान के चलते हैं। अच्छा। बॉम्बे में 10वीं तक ही स्कूल होता है। ऐसा क्यों? मतलब एक कल्चर है वहाँ 10वीं के बाद आप कॉलेज जाते हैं। अच्छा।
उसको आप जूनियर कॉलेज कहते हैं, लेकिन कॉलेज होता है वो। तो हम लोग के लिए 10वीं पास करने के बाद वो कॉलेज जाना, वो फिल्मों में जो कॉलेज वाला देखा था ना सीन, तो हम लोग को बड़ा वो जल्दी मिल गया कॉलेज, क्योंकि कॉलेज आप जाने का स्वैग क्या होता था कि पहली बात तो यूनिफॉर्म से छुटकारा, स्कूल की फिक्स यूनिफॉर्म से छुटकारा, यूनिफॉर्म से छुटकारा, और हर दिन अलग अलग कपड़े पहन के जाया जा सकता है। हाँ। और फिल्मों में जो आप देखते हैं वो आपका एक तरीका होता है कि भाई, तो इसी तरह मैं 10वीं के बाद एक कॉलेज में, मेरा बड़े भाई उसी कॉलेज में पढ़ते थे, SIWS करके, वड़ाला में एक कॉलेज है, साउथ इंडियन वेलफेयर सोसाइटी नाम था उसका, SIWS। तो उस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला, और मैंने वहाँ एडमिशन लेने का मेरा कारण भी ये था कि वहाँ की फीस बहुत कम थी। वहाँ की पूरे साल की फीस 365 रुपये, पूरे साल की फीस, पूरे साल की फीस, 1 रुपये रोज की फीस। और ये नहीं है कि ये किसी के लिए EWS कोटा है, ये आम फीस है सभी के लिए, चाहे वो मर्द हो, पुरुष हो, LGBT हो, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबकी यही फीस थी। और तो बड़ा आसान हो जाता था, 365 रुपये क्या होता है कॉलेज में पढ़ने के लिए। और मुंबई में लोकल ट्रेन बहुत आइकॉनिक है, तो स्टूडेंट होने की वजह से उसका पास 25 रुपये में महीने का बन जाता था, लोकल ट्रेन का। तो 25 रुपये वहाँ देना है, 365 रुपये वहाँ देना है, तो कॉलेज जाना बड़ा आसान था। लेकिन ऐसा नहीं है कि, और चूंकि मेरे पिताजी बहुत स्ट्रगल करते रहते थे, मैंने अपने पिताजी को ना कभी एक फिक्स जॉब करते हुए नहीं देखा है। वो बीच में कोई कोऑपरेटिव बैंक बना लिए थे, तो उसमें भी मैं उनकी मदद करता था, पैसे कलेक्शंस के लिए जाना होता था, तो मैं पूरा बैग लेकर निकलता था, तो उसमें से 20 रुपये मिलते थे मुझे, तो वही 20 रुपया कॉलेज जाने का पॉकेट मनी होता था। हाँ, तो मेरे लिए, और मैं आज स्कूल में थे कुछ स्पोर्ट्स खेलते थे? स्पोर्ट्स हमारे स्कूल, मैं कह रहा हूँ ना, स्लम के स्कूल में कुछ नहीं होता। स्लम के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स होता होगा वहाँ, वही खो खो होता है, कबड्डी खेल ली। और चूंकि मैं बहुत बुली होता था, तो मेरे क्लास में 2-4 बड़े मुस्टंडे टाइप लोग थे, हालांकि आज वो बड़े अच्छे से बात करते हैं। तो वो उनका अपना एक सर्कल होता था कि वही लोग स्पोर्ट्स खेलेंगे, वही क्रिकेट की टीम बनेगी, वही सब कुछ होगा। हम लोग तो बस ऐसे ही जहाँ सब पार्टिसिपेट कर सकते वही पार्टिसिपेट कर पाते थे हम लोग। तो ये रहा मेरे लिए, और मेरे लिए मतलब ठीक है, मैं चेस बहुत खेला, लेकिन अच्छा, हाँ, मैं आज भी कह सकता हूँ कि शतरंज में मुझे हराना आसान काम नहीं, और दिमाग का खेल। हाँ, ये मेरे बड़े भाई की वजह से हुआ कि मेरे बड़े भाई शतरंज खेलते थे, और हमारे स्कूल में ये होता था कि शतरंज आप 5वीं के बाद खेल सकते हो, जो कंपटीशन वाला होता है। तो उसमें मेरे बड़े भाई 5वीं, जब मैं 5वीं में गया तो मेरे भाई 10वीं में गए। तो 5वीं वो जीते, 6वीं वो जीते, 7वीं में जीते, 8वीं में जीते, 9वीं में जीते। और जब वो 10वीं में थे तो मेरा पहली एंट्री हुई थी, और हम दोनों फाइनल में थे उस टूर्नामेंट में, तो मैंने उनको हराया था। तो यू विल बी द नेक्स्ट चैंपियन। हाँ, फिर उसके बाद वो कंटिन्यू चला 5 साल। तो मुझे लगता है शतरंज मेरा किक है, मतलब मुझे अगर शतरंज खेलने मिले तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। और क्रिकेट भी मैंने खेली, और प्रोफेशनल क्रिकेट खेली। अच्छा, हाँ। कब से खेली? मैंने, मुझे लगता है 10वीं के बाद मैंने कोई क्लब ज्वाइन कर लिया था, और वो भी बड़ा ऐसे ही रैंडम क्लब था, मतलब बड़े बड़े लोग जाते थे दूसरे क्लब में, मैं एक छोटे क्लब में जाता था जिसकी फीस 100 रुपये थी। वो भी मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से एग्री कराया होगा अपने पेरेंट्स को, बड़ा मेहनत करना पड़ा, और 100 रुपये फीस थी, और किट खरीदने के पैसे नहीं होते। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्रिकेट इंडस्ट्री में गरीब घर में पैदा होने वाले बच्चे ही बॉलर बनते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? अमीर लोग बैट्समैन बनते हैं। बहुत आपको ऐसा कुछ मिला होगा कि कोई अमीर बॉलर बन गया होगा, आप पूरे इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने बॉलर है सब गरीब घर से आते हैं। क्योंकि जब आप क्रिकेट ज्वाइन करते हो, हर इंसान बैट्समैन बनना चाहता है। बॉलर इंडिया में कोई बाई चॉइस नहीं बनता, क्योंकि बैट्समैन की हीरो वर्शिप है ना, वो सेंचुरी मारता है, हेलमेट निकालता है, और पूरा ग्राउंड देखता है। आज बॉलर कितने भी हो, लेकिन सचिन के बराबर नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे मुत्तैया मुरलीधरन कितना भी हो। तो लोग क्रिकेट ज्वाइन करते हैं तो किट खरीदने के पैसे नहीं होते उनके पास, और कोई अपना किट देता नहीं है। ऐसा है कि आपका ग्लव्स कोई किसी का आप इस्तेमाल कर ले, बैट किसी का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि महंगे चीज़ है। एक किट लेने के लिए उस समय मुझे लगता है कि एक ढंग का किट आता था 6-7 हज़ार रुपये में, और 6-7 हज़ार रुपये बहुत बड़ी रकम है स्लम में रहने वालों के लिए। तो मुझे लगता है कि मैं गया तो बैट्समैन ही बनने गया था। और इंडियन पेरेंट्स वैसे भी स्पोर्ट्स पे खर्चा करना, हाँ, मतलब इंडिया में स्पोर्ट्स या बच्चों को सिंगिंग सीखनी है या डांस सीखना है, उनको लगता है वेस्ट ऑफ मनी, पढ़ाई से अलग उनको पैसा खर्च करना वेस्ट लगता है। मतलब डोनेशन में वो दे देंगे। बेटी बोलेगी मम्मी मुझे कॉलेज 2 लाख में सिंगिंग सीखना है, मुझे AR रहमान के इंस्टीट्यूट में जाना है, उसकी 5 लाख फीस नहीं देंगे, दहेज में 5 करोड़ दे देंगे। ये एक प्रॉब्लम है
तो बॉलर जितने भी हैं वो गरीब बनते क्योंकि उनके पास किट खरीदने के पैसे नहीं होते। 7,000 रुपया नहीं था तो बॉलिंग किया, तो जनरली आप जाते हो तो कोच बोलते हैं चलो बॉलिंग डाल, बॉल डालते 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 आप जब तक किट खरीदने का आपका इंतजाम होगा तब तक आप बॉलर बन चुके होंगे। फिर वहां से यू टर्न मारना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि मैंने बाद में किट खरीद ली, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल कर नहीं पाया क्योंकि मैं तब तक एक फुल फ्लेज बॉलर बन चुका था। कितने साल खेला क्रिकेट? मैंने खेला 4-5 साल क्रिकेट खेला। मैं मुंबई रणजी की ट्रायल्स में भी खेला। मैंने धवल कुलकर्णी को के साथ खेला है। मैं अजिंक्य रहाणे के साथ बचपन में खेला है। मैंने वसीम जाफर को बॉल किया है। मैंने क्रिस गेल को बॉल किया है। अच्छा। हाँ, आरसीबी का कैंप लग गया था उस समय, मैं छोटा था तो नए बच्चों को बुलाया जाता था बॉलिंग डालने के लिए। तो ऐसा है, मैंने विराट कोहली को बचपन में देखा है खेलते हुए, जब वो दिल्ली को रिप्रेजेंट करते थे। तेजस्वी यादव भी उस टीम में होते थे। तो उस समय तो हम थोड़ी ना सोचते थे कि ये विराट है। मैं रोहित शर्मा को मैंने बचपन में देखा है खेलते हुए। रोहित शर्मा मेरे से शायद 2-3 साल सीनियर थे। तो मुझे लगता है क्रिकेट में अच्छा खेलने लग गया था और मैं करप्शन का कारण था मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ा। अच्छा। हाँ, मुंबई अंडर-16 के ट्रायल्स में मुझे बोला गया कि आप 4 लाख रुपए का इंतज़ाम करो, तो वो संभव नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया। हालांकि मुझे उसका कोई मलाल नहीं है क्योंकि मैंने बहुत नहीं खेला था क्रिकेट। मैंने 2 ही 3 साल खेला था, तो मेरे लिए वो नहीं था कि मैंने अपना जीवन दे दिया है और मैं इसको अब कैसे छोड़ूं। हालांकि मुझे बाद में भी यूपी अंडर-19 खेलने का मौका मिला था, लेकिन फिर मैंने मना, तब तक मैं आउट हो चुका था मार्केट से और फिर वापस आना, कम बैक करना वो बड़ा मुश्किल होता है। तो कॉलेज में थे तब खेल रहे थे क्रिकेट? कॉलेज के वक्त कॉलेज में खेल रहा था। कॉलेज के साइड खेलता, लेकिन कॉलेज में भी ऐसा कुछ इवेंट नहीं होता था। एक्चुअली बॉम्बे में क्रिकेट का बहुत अलग सीन है। स्कूल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीग्स होते हैं, जैसे हैरी शील्ड नाम का एक लीग होता है, वो स्कूल के ही ज़माने से शुरू हो जाता है। फिर एक बार आप ग्रोन अप हो जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो फिर कॉलेज की तरफ से कोई एक इंटर कॉलेजिएट प्रोग्राम हुआ। तो हमारे टाइम पे फर्स्ट ईयर में तो मैं टीम में आ नहीं पाया। सेकेंड ईयर तक मैं अपने गेम पे बहुत ज़्यादा फोकस था। मुझे कॉलेज की टीम से खेलने से ज़्यादा मुझे इंडियन टीम नज़र आती थी। मुझे लेकिन लगता था कि मैं कैसे भी करके मुंबई रणजी में चला जाऊं। फिर आईपीएल आया तो लगा था कि आईपीएल वीपीएल निकाल लेंगे, लेकिन तब तक मुझे लगता है कि मैं बड़ी बात नहीं कहता हूँ, अगर मैं उस अंडर-16 टीम में सेलेक्ट हुआ होता तो आज मैं शायद आईपीएल खेल रहा था।